आज का हमारा टॉपिक है सिंथेसिस में हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने हैं। अभी सिंपल और कंपाउंड पर हम अपना टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम सिंथेसिस करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, मैं आपको बता देना चाहता हूं व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज अर्थात उस पर आश्रित क्लॉज, तो ऐसे क्लॉजेज वाले सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाता है। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में डिटेल में मैंने आपको सेंटेंसेस के चैप्टर में बताया था, जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में कराया था। तो उसको रिवीजन करने के लिए आप मेरी पिछली वीडियोस पर जाइए और उसको रिवीजन कीजिए। नाउ आई टेल यू द डिफरेंस बिटवीन प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज। दोनों में क्या अंतर है, मैं एक एग्जांपल देता हूं। आई मेट एन ओल्ड मैन, मैं एक बूढ़े व्यक्ति से मिला, हु वॉज वेरी वीक, जो बहुत कमजोर था। तो इस सेंटेंस में आई मेट एन ओल्ड मैन, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, ये मुख्य क्लॉज है। हु वॉज वेरी वीक, ये सबऑर्डिनेट है, ये अपने अर्थ के लिए जो प्रिंसिपल क्लॉज है उस पर निर्भर है। तो इस प्रकार ये सेंटेंस एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो स्टूडेंट, मैंने यहां पे एक चार्ट बनाया है, इसमें मैंने वो सभी कंजंक्शंस लिखे हैं जिनका प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। जैसे आपको मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस का चार्ट दिया था, तो उन कंजंक्शंस का यूज करके आपने कंपाउंड सेंटेंसेस बनाए थे, और इन सभी कंजंक्शंस का यूज सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में ही होता है। So first let me tell you the meaning of all these conjunctions. The first word is here that. That का मीनिंग आपको अच्छे से पता है कि, जैसे he said that, उसने कहा कि। that का यूज आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किया है। Okay, now come to second word what. और what के बाद फिर which, who, whose, इन सभी में आप देखिए WH, 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 how में HO है, फिर WH, फिर WH और WH। ये WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, और इन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग भी आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इंट्रोगेटिव WH टाइप में किया था। वहां पर भी जब आप दोनों क्लॉजेस को जोड़ रहे थे तो ये कंजंक्शंस के रूप में यूज हो रहे थे, ना कि प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में। डायरेक्ट स्पीच में ये प्रश्नवाचक शब्द थे, परंतु इनडायरेक्ट में ये प्रश्नवाचक शब्द ना होकर कंजंक्शंस बन गए थे, और इनका जो मीनिंग है वो भी चेंज हो गया। जैसे व्हाट का मतलब क्या होता है, परंतु एज ए कंजंक्शन इसका मीनिंग निकलेगा जो। विच का मतलब भी कौन सा या क्या होता है, लेकिन कंजंक्शन के रूप में इसका मीनिंग जो निकलता है, और ये निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। हु का मतलब कौन होता है, जब हम इसको क्वेश्चन वर्ड के रूप में यूज करते हैं, परंतु कंजंक्शन के रूप में इसका मीनिंग जो निकलता है, और ये व्यक्तियों के बाद इस्तेमाल होता है, यानी ह्यूमन बीइंग के बाद। हुम का मतलब यहां पे से नहीं बल्कि जिसे निकलेगा, और हुज का मतलब किसका नहीं बल्कि जिसका निकलेगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछने के लिए यूज नहीं हो रहा है बल्कि दो क्लॉजेस को जोड़ने के लिए यूज हो रहा है। हाउ का मतलब कैसे ही निकल सकता है, जैसे भी सेंस बन सकता है इसका। वैन, वैन का मीनिंग कब होता है, परंतु कंजंक्शन के रूप में इसका मीनिंग जब निकलेगा। और वेयर का मतलब कहां नहीं बल्कि जहां इसका सेंस होगा। वाई का मतलब क्यों, और बिकॉज का मतलब क्योंकि। तो इस तरह से ये इनके मीनिंग्स हैं जब हम इनका प्रयोग कंजंक्शंस के रूप में करते हैं। स्टूडेंट्स, नाउ लेट मी टेल यू द डिफरेंस बिटवीन व्हाट, विच एंड हु। ये किसी बात के लिए लगाया जाता है, ये निर्जीव के लिए, और ये व्यक्तियों के लिए। हुम और हुज ये व्यक्तियों के लिए यूज होता है, किसे और किसका, इसका प्रश्नवाचक शब्द के रूप में, लेकिन जिसे और जिसका यहाँ पे कंजंक्शन के रूप में मीनिंग होता है। वैन समय के लिए, और वेयर स्थान के लिए प्रयुक्त होगा, और वाई कारण के लिए, और बिकॉज क्योंकि इसका अर्थ होता है, ये कारण बताने के लिए प्रयोग होता है। एज, एज का मीनिंग, इसका यूज हु के रूप में भी किया जाता है, यानी जो मीनिंग हु का है जो, वही एज का मीनिंग भी निकलता है, लेकिन एक कंडीशन में, जब हम सच या सेम शब्दों के बाद इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि सच और सेम के बाद हु का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ग्रामर का रूल है, आपको सिंटेक्स में डिटेल में बताऊंगा कि सच और सेम के बाद हम हु का यूज नहीं करेंगे। व्यक्तियों के लिए जो अगर हिंदी निकल रही है
तो वहां पे हु लगना चाहिए, परंतु सच और सेम आने की वजह से हु के स्थान पर हमें एज लगाना होगा। इफ का मतलब यदि, जो कि आपने इंट्रोगेटिव यस नो टाइप में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त यूज किया था। ऑल्दो का मतलब यद्यपि, बिफोर और आफ्टर इन दोनों शब्दों का यूज आपने टेंसेस में किया है। पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में इनका यूज हमने किया था, जिसमें डबल क्लॉज का यूज हुआ था। बिफोर का मतलब पहले और आफ्टर का मतलब बाद। इन अर्थों में आपने यूज किया। तो सो दैट का मीनिंग होता है ताकि, एज और डैश के बाद फिर एज या फिर सो और एज, तो ऐसा जैसा कि, इस तरह का मीनिंग निकलता है। अनलेस और अनटिल दोनों का मतलब होता है जब तक कि नहीं। इनके अंदर नॉट छिपा हुआ होता है, अर्थात इनके साथ हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, नॉट इनके अंदर ऑलरेडी है। अनलेस किसी कंडीशन के लिए और अनटिल टाइम के लिए प्रयुक्त होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, और लेस्ट का एक रूल है, लेस्ट के साथ हमेशा शुड का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो इस प्रकार ये सभी वर्ड्स कंजंक्शंस के रूप में जब यूज होंगे तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाएंगे। तो इनका प्रयोग करके अब हम सिंथेसिस का टॉपिक अपना करते हैं, जिसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं, जिनके आधार पे आप तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो। दीज सेंटेंसेस यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। आपकी प्रथम श्रेणी आएगी। आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ इट। मुझे इस बात पर विश्वास है, यानी मुझे विश्वास है कि आपकी प्रथम श्रेणी आएगी। तो की के लिए हम दैट का प्रयोग करेंगे। ये बाद वाला जो सेंटेंस है इसको हम पहले बनाएंगे। आई एम कॉन्फिडेंट, और बीच में दैट का प्रयोग हम कंजंक्शन के रूप में कर रहे हैं, और उसके बाद यू विल गेट फर्स्ट डिवीजन। तो इस तरह से आपने दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया है, और दैट का प्रयोग किया है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना, क्योंकि दैट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। कम टू सेकंड सेंटेंस, आई से समथिंग, मैं कुछ कह रहा हूं, प्लीज पे अटेंशन टू इट, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। यानी कृपया ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। अब जो के लिए यहां पर हम हु नहीं लगा सकते, क्योंकि यहां पे कहना जो है वो व्यक्ति नहीं है। विच नहीं लगा सकते क्योंकि ये कोई वस्तु नहीं है, तो यहां पर हमें व्हाट लगाना है। प्लीज पे अटेंशन टू, इसको पहले लिखेंगे। और टू के बाद में व्हाट लगाएंगे। आई से, क्या मीनिंग हुआ इसका? कृपया ध्यान दीजिए जो मैं कह रहा हूं। आपने यहां पे WH वर्ड व्हाट का यूज कंजंक्शन के रूप में किया है, इसलिए यहां इसका मतलब क्या ना निकल के जो निकल रहा है। नाउ कम टू थर्ड एग्जांपल। एज आई परचेज अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। द पेन इज वेरी कॉस्टली, पेन बहुत महंगा है। आई परचेज ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा जो बहुत महंगा है। तो जो के लिए, क्योंकि जो यहां पर किसी बात के लिए नहीं लगा रहे हैं और यहां पे कोई व्यक्ति नहीं है, तो हमें यहां पर निर्जीव वस्तु के लिए विच का प्रयोग करना है। आई परचेज्ड अ पेन विच इज very costly. Is it clear? Now come to fourth example. A boy was caught red-handed. एक लड़का रंगे हाथों पकड़ा गया। He was stealing books. वह किताबें चुरा रहा था। तो एक लड़का जो किताबें चुरा रहा था रंगे हाथों पकड़ा गया। तो जो के लिए यहां चूंकि बॉय ये ह्यूमन बीइंग है, तो यहां पर हम हु का प्रयोग करेंगे। हु का प्रयोग तुरंत उसके बाद किया जाएगा जिसके लिए वो आया है, और उसके बाद जो काम कर रहा था। ए बॉय हु वॉज स्टीलिंग बुक्स और फिर दूसरा क्लॉज वॉज कॉट, ये पैसिव वॉइस में है। वॉज के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है रेड हैंडेड। रेड हैंडेड ये एक इडियम है, रंगे हाथों। तो इस तरह से स्टूडेंट मैंने आज आपको 4 एग्जांपल्स दिए,
कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में सिंथेसिस करने के लिए। अभी आपको और एग्जांपल्स दिए जाएंगे, तब तक आप ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रयुक्त होने वाले जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं इनकी लिस्ट बनाइए, इनको लर्न कीजिए, और जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं इनको आप अपनी नोटबुक्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो, ऑल द वेरी बेस्ट।